हेलो फ्रेंड्स। मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, लगातार साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीवन टू जॉइनिंग मी। आप लोग सुनते हैं, साथ दे रहे हैं मेरा, इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस लेके आते हैं। पीआईबी एनालिसिस की क्लास हम लोग करते हैं और इसमें हम लोग खबरों को सिर्फ उसका वर्तमान नहीं, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सभी चीज़ों पर हम लोग विषयों पर बात करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने उन सभी छात्रों से जिनसे लगातार मैं लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से उनसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ये कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग लाइव क्लासेस में आ जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं मुकुल देव आपका स्वागत कर रहा हूँ पीआईबी के एनालिसिस फॉर्म में। और क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उस पे मैं, उस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलते हैं, देखते हैं कि अनअकैडमी में मिलता क्या है। अनअकैडमी एक ऐसा संस्थान है जिसने शिक्षा का विकेंद्रीकरण कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक जाएं तो आपकी इजीली एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिलती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और इस लर्निंग ऐप के माध्यम से आप जो भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, प्लस कोर्सेस हैं, आइकॉनिक कोर्सेस हैं, उनको आप ज्वाइन करेंगे। मेरा अगर संक्षिप्त परिचय आप जानना चाहते हैं तो मैं मुकुल देव हूँ। 2013 से पठन पाठन का मेरा कार्य है। लंबे वर्षों से एक 7-8 साल का मेरा अनुभव हो चुका है। मैं पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे संस्थानों में, जगहों पर दिल्ली में मेरा मैं पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, सोसाइटी और करंट अफेयर्स, लंबे वर्षों से मेरा अनुभव रहा है इस बात का। चलते हैं, देखते हैं कि जो अनअकैडमी है, इस प्लेटफॉर्म में आपको बेहतरीन लोग मिलेंगे। मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, आशीष मलिक साहब हैं, आयुष संघी साहब हैं। तो ऐसे बेहतरीन टीचर्स का एक पूल है जो आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और आपको फिल्टर कोर्सेस वो प्रोवाइड किया जाता है जो यूपीएससी के कंटेंट से मैच करता हो, मतलब यूपीएससी की जो ज़रूरत हो उस ज़रूरत को समझते हुए ऐसे टीचरों का पूल है जो आपकी मदद करते हैं, इस संदर्भ में मदद करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। चलते हैं, इन सब बातों से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी नेसेसरी। खाली अगर आप सोचें कि यूट्यूब से चीज़ों को हो जाएगा, तो देखिए, यूट्यूब से बहुत सारे सेंस आपके डेवलप हो जाएंगे, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आपको एक कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें प्लस और आइकॉनिक जो है वो बड़ा शानदार कोर्स है। प्लस कोर्सेज में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप अगर एक महीने की फीस को देखें तो 9,000 रुपये है, 8,000 100 रुपये जो है वो वहाँ पर है। 3 महीने का अगर देखें तो 22,500 है और 20,250 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसी अपेक्षाकृत आप 6 महीने का ले सकते हैं। लेकिन यूपीएससी जो कि थोड़ा सा कम से कम 1 या 2 साल की मिनिमम तैयारी का विषय है, तो ऐसे में इन कोर्सेज की उपयोगिता आप चेकआउट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद और आशा अपने उन सभी छात्रों से करना चाहता हूं जो 12 और 14 महीने की कोर्सेज पे जाना चाहते हैं। तो 12 महीने में 49,500 है और यहाँ पर 12 महीने की 44,550 रुपये फीस है जो आपको क्या होना होगा, जो आपको देना होगा। तो ये कुल मिला के 12 महीने की 44,550 रुपये फीस है। मेरा कोड अगर आप देखते हैं तो मेरा कोड है मुकुल देव। मेरा कोड है, मेरा नाम ही मेरा कोड है। मैं बार बार इस पे चर्चा करता हूँ। जिन लोगों को भी लगता है कि सर से जुड़ना चाहिए वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उनकी क्वेरीज ले सकता हूँ, मैं उनको देख सकता हूँ जिन लोगों को लगता है कि करना चाहिए। जिन लोगों को 2022-23 लेना है, वो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो 24 महीने के कोर्सेज पे जाएं और यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करके 64,800 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर आइकॉनिक कोर्सेज में देखते हैं तो देखिए, आइकॉनिक कोर्सेज मेरा फेवरेबल कोर्सेज में है, मेरा नहीं वो सबका है। लगातार बच्चों का भी फेवरेबल कोर्स बनता जा रहा है, उसकी अपनी विशिष्टता के कारण। पर्सनल कोच है, मेंटरशिप आपको मिलती है और मेंटरशिप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी, क्योंकि ज़िंदगी कभी फ्लैट नहीं होती, अप एंड डाउन का नाम ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में जब आपका मोमेंटम डाउन हो तो कोई आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए होगा जो आपकी मोमेंटम को अप कर सके। वहाँ पर डेली मीन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी प्लानर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज फीडबैक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 12 महीने के कोर्सेज को देखते हैं, 69,500 है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, मेरा कोड मैं लिख देता हूँ, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है। आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं जब आप जा रहे हो, जब आप मेरी ऐप पे मुझे ढूंढ रहे हो तो भी आप देख सकते हैं। 12 महीने का यहाँ पर 62,550 रुपये है। वहीं पे 24 महीने की जो फीस है वो 1,07,000 है और 24 महीने में 96,300 रुपये आपको यहाँ पर
देने होंगे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। फिर से मैं उन छात्रों से मुखातिब होना चाहता हूँ जिनको 2022-23 देना है, वो 24 और 36 महीने के कोर्सेज को ले सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कुलदेव मेरा कोड है। आप इस कोड को यूटिलाइज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कह भी सकते हैं। अगर हम लोग चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की दुनिया में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको बेहतरीन ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे, लगभग जो भी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत आवश्यकता महसूस होती है, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। आप उसमें अगर उन सब्जेक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं तो उसमें आपको जो है एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, लिटरेचर के लगभग लगभग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर ओजी सब्जेक्ट्स को ध्यान रखा जाए तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, वो सारे भी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सदाबहार सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको बेहतरीन टीचर्स का एक पूल मिल जाएगा जो कि आपकी मदद के लिए क्या है, आपकी मदद के लिए वहां पर वो आपको कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में चलते हैं थोड़ा सा हम लोग चीज़ों के ऊपर। अगर सब्सक्रिप्शन प्लान आप देखते हैं ऑप्शनल का, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप कभी भी ऑफलाइन से इसका कंपेयर कर लीजिए या ऑनलाइन जिन कोचिंग्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म इस मामले में भी है कि आपके एंट्री पास होने पे आपके पास कोर्सेज की एक भरमार होती है, जिन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। तो ऐसे में 6 महीने की अगर देखें तो 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 12 महीने चाहिए ही होगा। आप चाहें तो 6 महीने वाला कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 12 महीने मिलेंगे तो यहाँ देखिएगा डिफरेंस कितना है, तो कम से कम 5,000 का डिफरेंसेस है। लेकिन यहाँ पे 12 महीने की वैलिडिटी है, तो आप अपने कोर्स को क्या है रिवाइज कर सकते हैं। तो 27,500 रुपये अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं फिर से मुकुलदेव, तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो 12 या 24 महीने जिन लोगों को 2023-24 देना है वो कम से कम 40,000 रुपये की फीस यहाँ पर है, और मेरा कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। मेरा कोड मुकुलदेव है। चलते हैं इन सब बातों के साथ साथ हम लोग चलते हैं, फिर से मैं आपको अपने कोड के बारे में अपडेट कर देना चाहता हूँ। मुकुलदेव मेरा कोड है। अब चलते हैं थोड़ा सा खबरों के विषय पे। और अगर हम खबरों को देखें तो कल इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस पे बातचीत की गई है। कल बैठक थी। जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री साहब हैं और जो तत्कालीन जो वहाँ के रक्षा मंत्री साहब हैं, उन दोनों लोगों में बैठकों का दौर वेबिनार के माध्यम से हुआ। और इसमें कहीं न कहीं जो है वो रक्षा सहयोगों पर भी बातचीत हो रही है। और आप लोग लगातार देख रहे हैं कि कल हमने इंडिया नाइजीरिया रक्षा संबंधों पर चर्चा की और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस पे। तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि कहीं न कहीं भारत सरकार जो है इस रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधों के मामलों में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को लेकर बहुत ही मतलब जागरूक है। और वो कहीं न कहीं चाहती है कि अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सके, अपना रिलेशन लोगों से ठीक कर सके। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। चलते हैं वियतनाम के न्यूज़ को पहले थोड़ा सा ले लेते हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं और वियतनाम के जो समाजवादी गणराज्य के जो रक्षा मंत्री साहब हैं, जिनका नाम है जनरल नागा साहब, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय जो है वो उन्होंने वार्ता की। और इस द्विपक्षीय वार्ता में का बायलेटरल टॉक्स जो है वो हम लोग द्विपक्षीय वार्ता में अभी समझेंगे। लेकिन इस द्विपक्षीय वार्ता को समझने के पहले थोड़ा सा, जब भी कभी देश की बात होगी, देखिएगा, याद रखिएगा, अगर आप मेरे साथ इसी तरह से कवर करते रहेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको जो मैपिंग है वो आपकी अपने आप ही तैयार हो जाएगी। क्योंकि कल हम लोगों ने नाइजीरिया की मैपिंग कर ली, कल फिनलैंड की मैपिंग कर ली कि कहाँ पे है नाइजीरिया, कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है कि साउथ ईस्ट में है कि नॉर्थ वेस्ट में है, उसका लोकेशनल एनालिसिस हमने किया। फिर हमने कई बातें उसकी देखी कि उसकी राजधानी क्या है, उसका वहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपको उसकी ज्योग्राफी और उसकी इकोनॉमी क्लियर होती है। वहीं पर जब भी हम किसी देश के संदर्भ में और आशय में बात करेंगे तो हम लोग ये ज़रूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे वियतनाम है तो वियतनाम कहाँ है, क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वियतनाम का एक परिचय हमको मिल सके, उसका इंट्रोडक्शन मिल सके। और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम उस बायलेटरल टॉक्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्यों वियतनाम में भारत इतना इंटरेस्ट रख रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और वियतनाम के देश को लोकेशनल एनालिसिस को लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वियतनाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का देश है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, साउथ ईस्ट एशिया का देश है, एशिया का देश है ये, साउथ ईस्ट एशिया का देश है, ईस्ट है ये, साउथ ईस्ट एशिया का देश है। और अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये पेनिनसुला का क्षेत्र है। मतलब पेनिनसुला का मतलब होता है जहाँ पे पहला, ये मान लीजिए एक ये हो गया,
दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये क्या है, एक लैंड मास है जो कि जल में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। इट इज कॉल्ड एज एन पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला को जो है वो कहीं ना कहीं जो नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है इंडो चाइना पेनिनसुला, इसको कहा जाता है इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी में देखने को मिल जाए। ये जो पूरा क्षेत्र है इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। इंडो चाइना पेनिनसुला क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का जो कल्चर है इस एरियाज में, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। इंडो चाइना पेनिनसुला में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से देश शामिल होते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला में, तो आप देश के क्रम में म्यांमार का नाम ले सकते हैं कि म्यांमार है। आप देश के नाम में थाईलैंड का नाम ले सकते हैं कि थाईलैंड है। कहीं ना कहीं आप देश के नाम में वियतनाम का नाम ले सकते हैं। आप देश के नाम पे वियतनाम के साथ साथ आप कंबोडिया का नाम ले सकते हैं। आप देश के नाम पे लाओस का नाम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन देशों के साथ साथ आप जो है म्यांमार का हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और मलेशिया, मलेशिया यहाँ पर है, मलेशिया का भी नाम आप ले सकते हैं। तो ये इतने देश जो है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंडो चाइना पेनिनसुला कंप्राइजेस ऑफ विच कंट्री, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें आती हैं, तो थाईलैंड आती है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है और मलेशिया आता है। तो ये 6 देश के लगभग जो है देश इसमें शामिल होते हैं। किस आधार पे ये बातचीत की गई है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर यहाँ पर ज़्यादा है। इस एरियाज में इंडिया का डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस देखने को मिलता है और चाइना का भी कल्चरल डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसीलिए उस समय इसको कहा गया कि ये इंडो चाइना पेनिनसुला है, इंडो चाइना पेनिनसुला है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल डोमिनेंस की बात की गई है। आप जब भी कभी ब्रिटानिका या विकिपीडिया पे जाएंगे तो इंडो चाइना पेनिनसुला के पीछे जो रीज़न ये लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि कल्चरल जो लैंडस्केप, ये पूरा कल्चरल जो एरिया है, जो सांस्कृतिक रूप से इस क्षेत्र का विस्तार है, उस सांस्कृतिक रूप से विस्तार में चाइना और इंडिया का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको इंडो चाइना पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये हो गई कुल मिलाकर जो है मैंने आपको ये बात बता दी इसके बारे में। पूरे इस इंडो चाइना पेनिनसुला के कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपके लिए क्लियर किया कि इंडो चाइना पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट है क्या, और इस इंडो चाइना के पेनिनसुला के कॉन्सेप्ट को मैंने आपसे चर्चा करते हुए मैंने आपको वियतनाम की लोकेशन बता दी कि कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया का देश है, इंडो चाइना पेनिनसुला का भाग है ये। और अगर आप वियतनाम को देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है वो हिली ट्रैक्ट है। हिली ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो इसका उच्चावच है, जो रिलीफ है, जो उच्चावच है, या जो इसका जो भूभाग है, उस भूभाग में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका लगभग जो भूभाग है उस पर 40% के आसपास जो है हिली रीजन है। मतलब जो हिल का विस्तार ज़्यादा है और उसके बाद हिली रीजन के साथ साथ डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज हैं। डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ये डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज हैं। और विस्तार अगर आप देखने की कोशिश करें तो 8 डिग्री से आसपास भी 21 डिग्री के आसपास तक इनका विस्तार आपको देखने को मिलता है। मतलब इक्वेटोरियल, कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल जलवायु और मानसूनी जलवायु के बीच का यह क्षेत्र है वियतनाम। और बेहद जो है डेंसली फॉरेस्ट एरियाज हैं, हिली ट्रैक्ट हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ साथ ये मानसूनल और इक्वेटोरियल जलवायु का क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डेंसली फॉरेस्ट है तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी इनरिच एरिया वियतनाम है। अगर आप वियतनाम की राजधानी को देखने की कोशिश करेंगे तो वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई इसकी कैपिटल है, हनोई इसकी कैपिटल है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ इन वियतनाम। और इसकी हो चिन मिन सिटी है, हो चिन मिन सिटी इसकी है। जो हो चिन मिन सिटी जो है वो कहीं ना कहीं सर्वाधिक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वियतनाम की। तो ये वियतनाम के बारे में एक मैंने खबर बता दी। जैसे ये आपको थोड़ा सा रेड जो वहाँ रिवर बहती है तो गल्फ ऑफ टोंकिंग में गिरती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो मिकांग रिवर है जो लंबा क्षेत्रफल तय करके आ रही है, तिब्बतियन हाईलैंड्स की तरफ से वो निकलती है और वहाँ से होते हुए तमाम देशों से होते हुए वो कहीं ना कहीं जो है कंबोडिया होते हुए जो है वापस यहाँ पर गिरती है। तो आपको इस मिकांग नदी के विषय में पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी अगर आपको होती है वियतनाम के विषय में तो आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज का मतलब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। गल्फ ऑफ टोंकिंग है। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडो चाइना पेनिनसुला को देखने की कोशिश करें, जिसमें म्यांमार शामिल है, जिसमें थाईलैंड है, जिसमें लाओस है, जिसमें कंबोडिया है, जिसमें वियतनाम है, उन क्षेत्रों को देखने की कोशिश करें तो एक तरफ इंडियन ओशन आपको दिखेगा और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन दिखेगा। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि
which of the peninsula lies between इंडिया इंडियन ओशन एंड जो है क्या इसका नाम है पैसिफिक ओशन। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो इंडो चाइना पेनिनसुला है वो इन दोनों के मध्य है। कहीं ना कहीं इंडिया भी आता है, ये इंडियन ओशन इधर है, अंडमान सी और ये सारा भाग जो है इंडियन ओशन का है, और दूसरी तरफ ये पैसिफिक ओशन का भाग है। तो इतनी जानकारियां जो है वो पर्याप्त हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं इंडिया वियतनाम पे। जो कल बातें हुई थी, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, उन मुद्दों को थोड़ा सा कल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बात हुई है। तो इन बातों को समझने के क्रम में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं। जो है थोड़ा सा इन बातों को समझने के क्रम में हम लोग चलते हैं। जो कल वहाँ पर बातचीत हुई, बायलैटरल जो बातचीत हुई है, उन बायलैटरल टॉक्स पे चलते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये बात पूरी तरह से समझ ली कि कैसे वो चीज़ें हैं। जब बायलैटरल टॉक्स पे हम लोग चलेंगे तो जो दोनों मंत्री हैं, दोनों समकक्ष जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के बीच में कल जो है वो रक्षा उद्योग पर बातचीत हुई कि रक्षा उद्योग पे, डिफेंस सेक्टर पे बातचीत हुई है। और इस डिफेंस सेक्टर पे जो सर्वाधिक बड़ी बातें हैं, मतलब जो गंभीर बातें हैं, उन गंभीर बातों में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस इंडस्ट्री भारत में जो है कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी पे बात की गई है कि कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, और कहीं ना कहीं उनके ट्रेनिंग पर्पसेस पे बात की गई है कि उनको कहीं ना कहीं वियतनाम के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो इस पे बातचीत कल वहाँ पर हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ी बातचीत थी वो हाइड्रोग्राफी के विषय में, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पे, कार्यान्वयन पे, व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया गया है। थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोग्राफी क्या है। मेरी बात समझिएगा, ये एक कल शब्द यूज किया गया है, हाइड्रोग्राफी पे कल बातचीत की गई है। तो इस हाइड्रोग्राफी की जो बातचीत है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोग्राफी क्या चीज़ होती है, या हाइड्रोग्राफी का क्या यूटिलाइजेशन है। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा जो है हाइड्रोग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोग्राफी कहते हैं। इन चीज़ों को समझने के क्रम में हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोग्राफी को देखते हैं। ये कुल मिला के जो हाइड्रोग्राफी है एक डाटा कलेक्शन है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है डाटा का संग्रहण है। और किस तरह के डाटा का संग्रहण है? तो ये डाटा का संग्रहण इस बात का है कि पृथ्वी पर जल कितना है, पृथ्वी पर जो जल है वो कितना है, इस बात का संग्रहण है। तो डाटा कलेक्शन करते हैं और इस पर पृथ्वी पर जल कितना है, मेरी बात समझिएगा, कितना है, कितना है, ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक मेजरमेंट है। ठीक है। और इस मेजरमेंट का क्या करते हैं? तो होता क्या है कि अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, चाहे लेक्स में कितना पानी है, और रिवर्स में कितना पानी है, ओशन में कितना पानी है, सीज में कितना पानी है, और अंडरग्राउंड वाटर में कितना पानी है। इस बात का ये क्या करते हैं, इस बात का डाटा कलेक्शन करते हैं। अब इस डाटा कलेक्शन का क्या फायदा है, प्रॉफिट क्या है, क्यों हाइड्रोग्राफी जैसे संस्थान जो है या हाइड्रोग्राफी पे बातचीत चल रही है? असल में देखिएगा, जब आप नेविगेशन करते हैं, जब आप नौ संचलन करते हैं, तो नौ संचलन आप किससे करेंगे? आप तमाम बड़े जो है जहाज़ों से करते हैं। तो वो बड़े जहाज जो होते हैं, जितना ऊपर दिखते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, उतना नीचे भी उससे ज़्यादा रहते हैं। तो ये है कि कहीं जल का जो उस एरिया में ऐसा ना हो कि जल कम हो और तली जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जो है ओशन बॉटम से हो टकरा जाए। तो इसका ध्यान रखा जाता है। तो नेविगेशन के लिए जो है हाइड्रोग्राफी का डाटा एनालिसिस जो है वो किया जाता है, कि डाटा एनालिसिस किया जाए ताकि कितना जल वहां पर है, ताकि आसानी से नेविगेशन हो सके। दूसरा बात, कहीं जो इकोनॉमिक पर्पसेस जितने भी हैं, जितने भी समुद्र या मेराइन क्षेत्रों में अगर आप इकोनॉमिक पर्पसेस को देखेंगे या आर्थिक गतिविधियों को देखेंगे, तो वो आर्थिक गतिविधियां जो हैं, वो उन आर्थिक गतिविधियों को परफॉर्म करने के लिए आपके पास डाटा कलेक्शन होना चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों से ओशन जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो कल ये इस पे क्या हुआ कि जो दोनों देश के रक्षा मंत्री साहब थे या समकक्ष लोग थे, उन्होंने इस पे, दोनों पक्षों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यान्वयन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। और ये जो हाइड्रोग्राफिक है, ये डाटा को साझा करना और दोनों पक्षों द्वारा नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में सहायता करने में सक्षम होता है। तो ये मैंने चीजें आपको बताई कि कल बायलेटरल टॉक्स का जो की पॉइंट्स था, वो की पॉइंट्स में एक तो है कि भाई डिफेंस इंडस्ट्री का कैपेबिलिटी बिल्डिंग करना है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और कॉपरेशन करना है, और फिर कहीं ना कहीं हाइड्रोग्राफी पे इन लोगों ने बातचीत की थी। इस बातचीत को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, और बातचीत के क्रम में
कुछ और चीज़ें थी। रक्षा मंत्री साहब ने कल जब ये मीटिंग हुआ तो उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि कहीं न कहीं इस तरह का जो है रक्षा उद्योग सहित हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ दृष्टिकोण को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम डिफेंस सेक्टर को पहले तो हम स्मार्ट बना रहे हैं, अपने यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में चीज़ों को परिवर्तित कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमको क्या है, विश्व व्यापार जो है वो मिलेगा। जैसे नाइजीरिया पे हम लोगों ने कल देखा कि नाइजीरिया के लिए हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, उस पे वहाँ पे डिफेंस एक्टिविटीज़ में बढ़ाने जा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ वियतनाम पे भी है। और इन चीज़ों के बाद वियतनामी जो मंत्री थे उन्होंने कहीं न कहीं संसाधन विकास के क्षेत्र में वियतनामी रक्षा बलों की जो क्षमता निर्माण के लिए भारतीय सशस्त्रों बल के द्वारा एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है उन्होंने कल यहाँ पर किया। ये यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि भारत में जो है वो अपने यहाँ पे आईटीसी प्रोग्राम चलाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, एक आईटीसी प्रोग्राम चलाता है। तो इस आईटीईसी प्रोग्राम के तहत जो वियतनाम के जितने सैन्य अधिकारी हैं, जो लोग वियतनाम के, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो वियतनाम के सैन्य अधिकारी हैं, वियतनाम के जो सैन्य अधिकारी हैं, चाहे उनमें ले लिया जाए थल के हों या जल के हों या वायु के हों, तो इसमें क्या है कि आईटीसी की ट्रेनिंग में 70 जो है सीट जो है वो वियतनाम के अधिकारियों के लिए क्या की जाती है, रिजर्व कर दी जाती है। और इस 70 सीटों में उनके सेना वायुसेना के लोग आते हैं और उनको भारत जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, कमांडो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कमांडो ट्रेनिंग जो है वो कार्रवाई प्रशिक्षण, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। तो इसके लिए कल वियतनाम के जो मंत्री साहब थे उन्होंने जो ये हम ह्यूमन रिसोर्स को बना रहे हैं, देखिए ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है किसी के अंदर आप स्किल डेवलप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो ये मानव संसाधन का विकास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सुरक्षा है उसको मजबूत कर रहे हैं हम कमांडो ट्रेनिंग देके। तो ऐसे में जो वियतनामी मंत्री साहब थे उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जो सहायता दी जा रही है या जो भारत के द्वारा सहायता दी जा रही है उस पर उन्होंने धन्यवाद प्रेषण किया, कि इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। और इसके बाद भारतीय रक्षा संस्थानों में वियतनाम के रक्षा बलों को जो प्रशिक्षण है और उसके दायरे और स्तर को भारत जो है बढ़ाने के लिए भारत की इच्छा भी व्यक्त की कि जो अभी आप 70 सीट अलॉट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आप जो है इंक्रीज करिए। तो कल इन सब बातों पे, इन सब विषयों पर बातें होती हैं। अब हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वाई वियतनाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो अगर हम किसी देश की इंपॉर्टेंस को समझने के भारत के दृष्टिकोण से समझेंगे तो उसमें कई चीज़ें समझने को आती हैं, जैसे उस देश की स्थिति क्या है, उस देश का लोकेशन क्या है, उस देश के पास आर्थिक संसाधन कितने हैं और भारत वहाँ पर क्या क्या यूटिलाइज कर सकता है। तो इन चीज़ों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पहले हम थोड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से देखें तो चूंकि जो वियतनाम है वो किस पेनिनसुला का भाग है, तो कहीं ना कहीं इंडो चाइना पेनिनसुला का भाग है। इंडो चाइना पेनिनसुला या मेनलैंड इसको कहा जाता है कि मेनलैंड चाइना ऑफ पेनिनसुला भी कहा गया है। तो इंडो चाइना पेनिनसुला का भाग होने के कारण वियतनाम जो है पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जो अगर आप कहें इंडो चाइना पेनिनसुला किस मामले में है या क्यों वहां कहा गया, तो ये कहा गया कि भाई सांस्कृतिक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है इस क्षेत्र में भारत और चाइना का। तो कहीं ना कहीं भारत और वियतनाम का एक साझा सांस्कृतिक और आर्थिक जो है वो लंबा एक संबंध का, एक संबंधों की एक लंबी फहरिस्त है। तो ये एक बड़ा है कि जब किसी से संबंध है तो भारत क्या है, भारत ऐसा देश है जो उस संबंध को निभाने में विश्वास करता है। तो चूंकि बाप दादाओं के समय से, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के समय से हमारा वियतनाम के साथ संबंध है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है कि ठीक है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इंपॉर्टेंस की बात देखें तो आप जब भी वियतनाम समस्या में रहा, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वियतनाम जो देश था उसकी आज़ादी उसको 1945 में जो है वो फ्रांस का उपनिवेशिक भाग था, वो फ्रांस का कहीं ना कहीं उपनिवेशिक भाग था। और इंडिया जो है, इंडिया भारत उस समय, भारत ने कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्ट करता है वियतनाम के इंडिपेंडेंस को और फ्रॉम फ्रांस की उसको स्वतंत्र किया जाए, और अपोज्ड अमेरिका जो है इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर और अमेरिका की भागीदारी का विरोध भी करता है। तो ऐसे में भारत कहीं ना कहीं वियतनाम की आवाज विश्व में बनता है, तो इसलिए भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। तीसरा, अगर जो बेहतरीन मतलब देखा जाए तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर थोड़ा सा गौण रखा जाए कि ये तो ठीक है कि भारत अपने सहयोगियों या अपने क्षेत्र के देशों का या अपने एशिया के देशों के लिए आवाज बुलंद करता है, ये भारत का अपना नेचर है। लेकिन इस नेचर से अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं वियतनाम जो है वो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है,
जो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने ला रखी है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, तो अब था कि नहीं लुक तो नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, कार्य भी करेंगे। पहले क्या था कि हम देख रहे थे और अब हम कार्य करने पे जो जोर दे रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। तो उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चूंकि देखना कहाँ है, तो देखना साउथ ईस्ट एशिया में देखना था, और उस साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण देश जो है वो वियतनाम है, एक रणनीतिक स्तंभ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको वियतनाम की क्या है जरूरत है अपने इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का को सफल करने के लिए। तो अब ये एक ये इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस के बाद अगर आप जाएं तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आसियान का सदस्य देश है, आसियान का सदस्य देश है। कौन है सदस्य देश? तो आसियान का सदस्य देश जो है वो वियतनाम है। और भारत जो है, भारत के लिए आसियान जो है वो जो कंट्रीज का ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आसियान जो है वो भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आसियान के सदस्य देशों से उसकी अपनी साझाएं सीमाएं लगती हैं, जैसे म्यांमार है, लेकिन समुद्री सीमाओं का भी उसका समुद्र से भी चीज़ें लग रही हैं। और भारत ऐसे में ज़रूर चाहता है कि वो आसियान के सदस्य देशों के साथ एक सहयोगात्मक भूमिका में अपनी चीज़ों को कर सके। तो वियतनाम कहीं ना कहीं आसियान का सदस्य है, कहीं ना कहीं मेकांग गंगा सहयोग का भी सदस्य है, और एशिया और यूरोप जैसे विभिन्न बैठक समूहों में, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे और भी संस्थान हो, उनमें कहीं ना कहीं भारत वियतनाम और वियतनाम भारत को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आपको ये बात समझनी होगी कि विभिन्न मंचों पर आपसी सहयोग के कारण भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न मंचों पर वो हमको सहयोग करता है, इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहीं ना कहीं 2003 में जब जो पुरानी हम लोगों की नीतियां थी उनमें कहीं ना कहीं आर्क ऑफ एडवांटेज एंड प्रॉस्पेरिटी बनाने की परिकल्पना जो है वो भारत और वियतनाम ने देखी थी कि हम क्या बनाएंगे, तो हम आर्क ऑफ एडवांटेज एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनाएंगे। डिफेंस के क्षेत्र में कॉरपोरेशंस को देखा जाए तो हमारा जो डिफेंस के क्षेत्र में अभी देखिए दो क्षेत्रों में इन लोगों ने बात की है, एक हाइड्रोग्राफी पे बात की है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोग्राफी पे बात क्यों की गई है, क्योंकि लंबा जो है एरिया कोस्ट लाइन का भारत के पास भी है, और लंबा कोस्ट लाइन का एरिया अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक सेकंड होल्ड करिएगा। पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो कोस्ट लाइन का किसके पास है? वियतनाम के पास। और भारत के पास देख लीजिए ये इतना बड़ा एरिया है। तो इस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो भारत का हाइड्रोग्राफी सिस्टम है वो बड़ा स्मार्ट है, और भारत के पास डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा है कि कितना जल है, क्या है पृथ्वी पर, या इन एरियाज में कितना जल है। तो नेविगेशन के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जिस हाइड्रोग्राफी का यूज़ किया जाता है उसके डाटा शेयरेंस पे कल जो है वो बातचीत की गई है। तो हाइड्रोग्राफी के साथ साथ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, चूंकि ऐसा नहीं है कि डिफेंस कॉर्पोरेशन जो कल रक्षा मंत्री साहब ने और समकक्ष ने बात की वो कोई नया नहीं है, पहले से ही हम जो है वो कर रहे हैं। ट्रेनिंग हम उनको आईटीसी में पहले ही देते हैं, आईटीसी में उनके तमाम ऑफिसर्स को देते हैं, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और इस धन्यवाद के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने यहाँ सीट्स की वृद्धि कर दें। अब सैन्य उपकरणों में हो सकता है कि सैन्य उपकरणों में जो वियतनाम की सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षित करना के लिए किलो क्लास पनडुब्बियां और सुखोई विमान भी जो है वो भारत सरकार ट्रेनिंग के दौरान देती है। भारत सरकार ने कहीं न कहीं जो अभी अभी हाँ, मिलान नौसैनिक अभ्यास खत्म हुआ है, उस मिलान मतलब जो नौसैनिक अभ्यास में वियतनाम और भारत का एक प्रमुख भूमिका रही है। तो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में भारत सरकार काम कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात अगर इंपॉर्टेंस को देखा जाए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई द वियतनाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिया, तो जब इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने में तो चाइना एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। देखिए चाइना, बिना चाइना के आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं वियतनाम जो है वो इस क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर में चीन की गतिविधियों से समुद्री दबाव में है, और वो चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी आशा है। एक सेकंड में ले लेता हूँ, इन चीज़ों को मैं आपके लिए अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहे। देखिएगा इस तरह से करते करते एक समय आएगा कि आपका आईआर का जो है वो अपनी आप में चीज़ें जो हैं आईआर की बेहतरीन हो जाएंगी। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। यहाँ चलते हैं। अगर आप देखें कि ये चाइना से सटा हुआ है, अगर आप वियतनाम को देखना चाहें तो वियतनाम का लोकेशनल एनालिसिस करेंगे तो ऊपर चाइना आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाओस आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको कंबोडिया दिखेगा। तो इस तरह से इन देशों से वो घिरा हुआ है। चाइना से ये लंबी उसकी चाइना से लगभग लगभग लंबी बाउंड्री लाइन है, ये देख रहे हैं। उसके बाद ये लाओस से जुड़ा हुआ है, लाओस की एरिया से जुड़ा हुआ है, लाओस से इसकी बाउंड्री लाइन है। और फिर जो है इसके पास जो है लाओस के साथ साथ कंबोडिया इसके सीमा रेखा के देश हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस दक्षिणी चीन सागर में जो साउथ चाइना सी है, जो दुनिया के डिस्प्यूटेड एरियाज में इसका शुमार किया जा रहा है, इस डिस्प्यूटेड एरियाज में वियतनाम जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिणी चीन सागर में
चीन की जो गतिविधियां जो चल रही हैं साउथ चाइना सी में, जो गतिविधियां चल रही हैं, जैसे तमाम वो आर्टिफिशियल द्वीप बनाना, तमाम जो है कार्यक्षेत्र बनाना, सैन्य सैन्य द्वीप बनाना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनके कारण वो समुद्री, वो कहीं ना कहीं जो वियतनाम है वो प्रेशर में आ रहा है। किसके प्रेशर में आ रहा है? तो चाइना के प्रेशर में आ रहा है। तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जो सहयोग है वो सहयोग बढ़े डिफेंस कॉपरेशन के माध्यम से, और उस डिफेंस कॉपरेशन के माध्यम से सहयोग भी बढ़े, और भारत अपनी जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो भारत अपनी सैन्य गतिविधियां हैं, वो इस सैन्य गतिविधियों में भारत के साथ वो भागीदारी भी चाहता है, और सैन्य गतिविधियों में वह यह चाहता है कि वह सैन्य गतिविधियों से वियतनाम क्या हो, वियतनाम में बहुत सुधार हो, वियतनाम का डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत आगे जाए। तो ऐसे में देखिएगा दो चीजें हैं, दो पॉइंट से आप देख सकते हैं चाइना के बढ़ते हुए दबाव कहां पर, वियतनाम पर, और साउथ चाइना सी में वियतनाम क्या है, वियतनाम दबाव में है। ऐसे में वो भारत की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है। दूसरा, वो कॉपरेशन सेक्टर डिफेंस का बढ़ाना चाहता है। तीसरा, अगर वो इस तरह की कॉपरेशन कर रहा है तो उससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत की डिफेंस सेक्टर जो है वो क्या होंगे, बूस्टअप होंगे। अगर वो कोई सामान मंगाता है तो डिफेंस सेक्टर उसके बूस्टअप होंगे, और भारत का डिफेंस सेक्टर बूस्टअप होने का मतलब है कि कहीं न कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका बढ़ेगा, कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत, आप जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसपे कल उन्होंने बात की, रक्षा मंत्री साहब ने बाकायदे ट्वीट करके कहा कि आत्मनिर्भर भारत में बढ़ता हुआ कदम, तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की स्थिति होगी कि आप आत्मनिर्भर हैं तभी तो दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो सहयोग है ये एक बड़ा सहयोग है, और इस बड़े सहयोग पे भारत सरकार जो है वो उनके साथ काम करने में जा रही है। तो ये हम लोगों ने बात कर दी। वहीं रक्षा सहयोग में वियतनाम के साथ साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पे भी बातचीत की गई है, और भारत जहाज नियमित रूप से वियतनाम के लिए एक अनुकूल बंदरगाह क्षेत्र भी है। ये सारी चीजें हैं, और भारत सरकार, वियतनाम ऐसा नहीं है, वियतनाम के ये जो क्षेत्र हैं ये पूरे क्षेत्र हैं, ये ऑयल ऑयल की एरिया। साउथ चाइना सी में विवाद किस बात का है? साउथ चाइना सी में असल में विवाद है, एक तो फूड का विवाद है और दूसरा फ्यूल का विवाद है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फूड और फ्यूल का विवाद इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इन क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, मछली पाई जाती है, और अगर एशिया के इन क्षेत्रों को देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इनको भोजन चाहिए, और इनको भोजन के लिए अब चूंकि इनके पास जो लैंड्स हैं वो लैंड्स इतने कल्टिवेटेड या इतनी हिली ट्रैक्ट, आपको मैंने बताया कि ज़्यादा 40% हिमालय है इनके, अरे हिमालय नहीं मतलब माउंटेन्स हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि खाद्य उत्पादन तो बहुत ज़्यादा अनाज होता नहीं होगा, तो ऐसे में इनको सी फूड हैबिट्स पे बहुत जाना होगा। और सी फूड हैबिट्स पे अगर आप देखें तो ये भी देश निर्भर हैं, चाइना भी निर्भर है, लाओस भी निर्भर है, कंबोडिया भी है। तो उनको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यही एरिया मिलती है, और इसीलिए फूड यहाँ पर प्रॉब्लम है। दूसरा, हाल के दिनों में यहाँ फ्यूल की समस्या, फ्यूल का जो उद्भव हुआ कि इस एरिया में क्षेत्रों में तेल क्षेत्र हैं, तो इन फूड और फ्यूल के लिए जो है वो संघर्ष देखने को मिलता है, जिसमें चाइना भी बढ़त बना के रखा हुआ है। तो चाइना कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रों में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे और भी जो देश हैं यहाँ पर जो हैं, उनको दबाव में बनाकर रखा है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, ये सारे देशों को उसने अपने दबाव में लेकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के साथ साथ हमको ये समझ में आया कि भारत को इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो चाइना को काउंटर कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है वियतनाम को साथ में लेके, और वियतनाम को ये बात समझ में आ रही है कि उसके विकास के लिए इंडिया एक बड़ा व्यापारिक, रणनीतिक, स्ट्रेटजिकल साझेदार जो है वो भारत बन सकता है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपके लिए मामले को पूरा डिस्कस कर दिया डिफेंस कॉपरेशन को लेके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो ऐसा सहयोगी देश रहा है जो कि विश्वसनीय सहयोगी है। तो ऐसे में दुनिया के सारे देश जो है वो भारत के साथ चाइना की अपेक्षा संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि चाइना आपके यहाँ आर्थिक विकास तो कर सकता है, लेकिन फिर वो आर्थिक विकास कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन होगा, और उस आर्थिक दोहन के बाद औपनिवेशिक सत्ता हो सकता है स्थापित कर ले। लेकिन भारत का आज तक ऐतिहासिक ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि भारत या भारत के लोग जाकर कहीं पर एक्वायर कर लिए हों, उन चीज़ों को शामिल कर लिए हों, उनका दोहन कर लिए हों। तो भारत ऐसी प्रकृतियों से दूर है, इसलिए दुनिया के सारे देश इस पर विश्वास कर रहे हैं, और वियतनाम इस कड़ी में बढ़ता हुआ नाम है। तो ये मैंने आपके लिए जो पूरी खबर एनालिसिस की, इस खबर का मेन जो पार्ट था, एक तो आपको हाइड्रोग्राफी समझना था, दूसरा क्या था मामला, रक्षा सहयोग समझना था, तीसरा जो मामला था वो वियतनाम और इंडो चाइना पेनिनसुला के रूप में आपने समझा, और चौथा जो आपने बड़ा एरिया देखा वो देखा कि वाई जो है वियतनाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से मूव करते हैं और अपनी दूसरी खबर को लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर।
कल जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, उन्होंने कहीं न कहीं संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने कल बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पीआईबी पे खबर आई कि उन्होंने कहीं न कहीं कहा कि संपूर्ण अगर डेवलपमेंट चाहते हैं आप, पूरा का पूरा डेवलपमेंट अगर चाहते हैं व्यक्ति का, तो कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है, जो एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, ये संपूर्ण विकास की बात करती है, कहीं कोई एक क्षेत्र में विकास की नहीं बात करती है। और इस कल जो सेमिनार या वेबिनार जो आयोजित था वो इस विषय पे था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके मुद्दे क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं और भविष्य का मार्ग क्या है, इस विषय पर केंद्रित एक वेबिनार था। जिस वेबिनार में भारत के जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने कल जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए और पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि इसमें पर्याप्त सुधार किया गया है जिससे कि ये चीज़ें अच्छी हों। इन्होंने वेबिनार को संबोधित भी किया और इस वेबिनार के माध्यम से उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, रिसर्च फॉरेंसिस फाउंडेशन के सहयोग में ये सारा जो है आयोजन था, उसमें उन्होंने कल ये बातचीत की। तो ये न्यूज़ पे मैंने विषय पे बात कर दी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर उन्होंने कल बात किया और ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये सारे लोगों ने वेबिनार मिलकर कंडक्ट कराया था। तो ये तो हो गई न्यूज़ के विषय में बातें, लेकिन अगर हम की पॉइंट्स देखने की कोशिश करें कि ये की पॉइंट्स क्या हैं कल के विषय में जब उन्होंने वो बोल रहे थे। देखिए, की पॉइंट्स इसलिए देखना होता है क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो इस आंसर में उसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जहां पे जब आप प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को लेंगे तो प्लस आइकॉनिक कोर्सेज में आपको यही फायदा मिलता है कि कैसे की पॉइंट्स को यूज करना है। जैसे मैंने तो यहाँ बताकर छोड़ दिया, लेकिन वहां पर जब आप चीज़ों को रेगुलरली करते हैं तो वहां पर आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज में की पॉइंट्स को यूज कैसे करना है उस पर बातें की जाती हैं, उस पर पूरी क्लास कंडक्ट होती है। तो आप वहां पर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अपने उन छात्रों से, प्रिय साथियों से उनको ये कह सकता हूं कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और वहां पर इन चीज़ों को ले सकते हैं। मुकुल देव मेरा कोड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक के लिए। चलते हैं थोड़ा सा, कल जो पोखरियाल साहब ने उन्होंने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है वो संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर चरित्र के आकार देने पर केंद्रित की गई है। कहीं ना कहीं मतलब ये जो शेपिंग है ये कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चरित्र का निर्माण करना है। और उन्होंने अपने कल के भाषण में इस बात का भी उन्होंने कहा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को रखा और उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो परिकल्पना थी वो था कि भारत में ही अध्ययन और भारत में ही निवास, जिससे भारत का वो होगा। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जिस एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हैं वो यहीं पे अध्ययन भी होगा और इस अध्ययन के उपजा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग भी भारत में होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना को भी साकार करने की बातचीत यहाँ पे उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सोच, सुविधाएं और अवसर यहाँ पर होंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कल वो बात करते समय उन्होंने कहा कि मात्र शिक्षा पर जो बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है भारत सरकार का, और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद एक अपना अनूठा प्रयास है जो संपूर्ण डेवलपमेंट पे केंद्रित है। तो ये उन्होंने कल बातचीत की। हम थोड़ा सा नए शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है या क्या करना चाहती है नई शिक्षा नीति, उस पर थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि अगर व्यवसाय, आपको पास ज्ञान है और उस ज्ञान से आप क्या है कि अगर आप पेट नहीं भर पा रहे हैं तो ऐसा ज्ञान फिर जो है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कैसे बिजनेस एक्टिविटीज आपके एजुकेशन में शामिल हो कि आप वो कर सकें, उस पर है। समावेशी शिक्षा को सक्षम करना है, सब तक पहुंचना है, इंक्लूसिव शिक्षा है, तो इस पे बात, इसका लक्ष्य है। बाल स्वास्थ्य सुधार की बातचीत इसमें है। और शिक्षक और शिक्षा का पुनरुद्धार है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाने के मतलब जो पढ़ने की पॉलिसी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये बात की गई कि खाली बच्चों पे नहीं, जो पढ़ा रहा है उसकी भी स्थिति वहाँ पर सही हो, स्कूल का मूल्यांकन हो, इन सब चीज़ों पे। जो ग्रामीण साक्षरता है उसमें तेजी लाने पे बातचीत की गई। नैतिकता, मोरालिटी पे बात की गई। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशंस भी प्रोवाइड करने की बातचीत की गई है। गुणवत्ता और शासन सुधार में भी बात की गई है। शासन और मान्यता की रैंकिंग जैसे कैसे दी जाती है, इस पे भी चीज़ों को है। तो ये सारे कुल मिला के लक्ष्य हैं। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई है। भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना, तो ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति चूंकि बहुत बड़ी है और अगर उस पूरे क्लास को मैं लेने
का मंशा रख दूंगा तो वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है या जो उद्देश्य है वो काफ़ी बड़ा है, और उसको अगर भारत प्राप्त कर सकता है तो भारत को डेवलपिंग नेशन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने की बातचीत की गई है और उन सभी चीज़ों पर फोकस किया गया है जहां से प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम कहाँ था कि कहीं शिक्षक पे कोई बातचीत नहीं थी, तो शिक्षक पर भी बात की गई है। ओपन डिस्टेंस जो लर्निंग है उसको भी मॉड्यूल करने की बात की गई है। लिंग और सामाजिक जो खाई थी जिसकी वजह से लोग पहुंच नहीं पाते थे उस पर बात की गई है। और कहीं ना कहीं जो है भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने की जो बात है वो नई शिक्षाकरण की नीति में है। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे मतलब जो अभी हैं, इस पे पूरी बात तो पूरा 1-2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ कि जो मतलब अभी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा एक बदलाव उन्होंने कहा है। 5+3+3+4, इस 5+3+3+4 का मतलब क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जो 5 है, मैं 5 साल ले रहा हूँ। इस 5 साल को इन्होंने कहा कि जो है इसकी जो एजुकेशन होगी वो 3+1+1 में बटेगी, मतलब 3 साल फिर 1 साल फिर 1 साल। और इस 3 साल में हम क्या करेंगे, इस 3 साल में प्राइमरी एजुकेशन को देंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी एजुकेशन को देंगे और इस एक में फिर ग्रेड 1 में बच्चा रहेगा और इसमें क्या होगा, ग्रेड 2 में चला जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा की नीति पर बात की गई कि इस तरह से लड़के को आप क्या करते हैं, लड़के को या बच्चे को आप सिखा सकते हैं। फिर जो 3 साल है इसको कहा गया प्रीपरेटरी स्टेज, कहा गया कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों को। तो इस 3 साल में अगर देखा जाए तो 3 to 5 क्लासेस, 1 to 1 वो यहाँ पे हो गया, 1+1 = यहाँ पे 2 क्लासेस, आपने कक्षा 2 पहुंच गए। अब 3 to 5 मतलब 3 से कक्षा 5 तक की जो क्लास है वो यहाँ पर होगी। 3, 4, 5 की क्लासेस जो है वो 3 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पर 3 to 5 क्लासेस होंगी और इसके लिए जो एज इन्होंने डिसाइड की है वो 8 to 11 की है। जो पूरी शिक्षा नीति है अगर आप उसको देखने का प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है 5 साल से लेके 18 साल तक है। तो यहाँ पर क्या है, 8 से 11 तक की बात की गई है। और इसमें हम जो बच्चे को सिखाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। कैसे उसमें कहा गया कि लक्ष्य था कि भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण करना, वो यहीं से शुरुआत की गई है कि जो बच्चे को 8 से 11 तक में, 8 से 11 साल के बच्चे को 3, 4, 5 की कक्षा हम देंगे, वहां पर उसको मदर टंग की बात करेंगे। मदर टंग की बात करेंगे, जो उसकी मदर टंग है उसमें या जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, वो दोनों का विकास जो है वो संभव हो सके। मदर टंग का भी मान लीजिए हिंदी मदर टंग है और मराठी जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो इन दोनों लैंग्वेज का उसको ज्ञान मिल सके। और फिर क्या क्या हो, तो जो स्किल्स हैं, जो न्यूमरेसी के स्किल्स हैं, 2+2, 10+10, 10 into 2, डिवाइड, मल्टीपाइल, फ्रैक्शन, तो न्यूमरेसी स्किल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप करने की बातचीत इसमें की गई है कि न्यूमरेसी स्किल डेवलप हो। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया वो प्लेइंग पे दिया गया कि खेल होना चाहिए। डिस्कवरीज, ताकि बच्चे के अंदर जागरूकता का अभाव हो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, डिस्कवरी के हो। और इंटरेक्टिव क्लासेस हो। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो, टीचर का स्टूडेंट का, स्टूडेंट स्टूडेंट का, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स टीचर का इंटरेक्शन। तो इंटरेक्टिव मेथड पे बातें की गई। फिर अगर हम लोग 3 साल को लेते हैं कि ये 3 साल पे फिर क्या किया गया, तो यहाँ पर 3 से 5 क्लास हो गई। यहाँ पे क्या है, 6 से 8 साल की, 6 to 8 की बात की गई। 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक की बात की गई। और यहाँ पर जो वर्ष कहा गया ये 11 से 14 वर्ष तक की बात की गई कि 11 से 14 वर्ष तक। और अब जो है वो विषयों पे बात की गई कि साइंस पढ़ लीजिए, थोड़ा सा साइंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, आर्ट की होनी चाहिए, सोशल साइंस की होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और ह्यूमनिटीज़ का विषय होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब देखिएगा, मतलब क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम शुरू हो गया। जब आप तमाम विषयों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम शुरू होता है। मतलब जो सीखने की परंपरा है वो थोड़ा सा जटिलता की ओर जाती है, क्योंकि आप तमाम विषयों को समझ रहे हैं, क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो अभी क्रिटिकल लर्निंग ये इजी था, एकदम इजी। यहाँ पर आपके अंदर क्या है, डिस्कवरीज हो रही हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा बड़ा हो गया तो आप क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस 4 साल को फिर मैं टारगेट करता हूं, तो ये 4 साल को अगर हम लोग थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं, तो जो ये 4 इयर्स है, वो 4 इयर्स जो है उसमें हम लोग कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की बात करते हैं, 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं। और यहाँ पर अब आपके लिए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पीसीएम आप लेना चाहते हैं, या आप जो है आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कॉमर्स, तो इन चीज़ों पे बात की गई है।
और यहाँ पर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और एज पर योर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट लेवल है, अपनी रुचि के अनुसार जो है आप अपने विषयों का चुनाव करिए और उन विषयों में धीरे धीरे आप पारंगत होइए। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम था, वो अब जो लर्न कर रहे थे आप, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे चला गया है। मेरी बात को बहुत समझिएगा। देखिए, लर्न और थिंक, पहले सीखेंगे और तब सोचेंगे, पहले सोच लेंगे तब सीखेंगे, मतलब सीखना पहले आप थोड़ी चीजें जान जाएं। तो अब क्या है, अब ये क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम पे बात की गई है, ये वहां पर वेबसाइट पे ये सारी चीजें अपडेट है। आप अगर जाएंगे तो वेबसाइट पे बातें की जा चुकी हैं कि क्रिटिकल लर्निंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिटिकल जो है थिंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया कि क्रिटिकल लर्निंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में इस विषय पर कैसे चीज़ों में रखा गया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भाषाई विविधता का संरक्षण करने का प्रयास जो है, भाषाई विविधता का संरक्षण करने का प्रयास किया गया। और राष्ट्रीय एकीकरण में चूंकि भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है, भाषा जो है वो अगर आप देखेंगे तो भाषा के ही वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और जवाहरलाल नेहरू जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषा की ही समस्या सबसे पहले भारत में क्षेत्रवाद का कारण बन गई। तो ऐसे में भाषाई विविधता का संरक्षण देने का प्रयास जो है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में किया गया है। और इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 के आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें भाषाई विविधता के संरक्षण में आपको जानना चाहिए। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी भी सुधार बहुत सारी चीजों में किया गया है कि हमेशा पाठ्यक्रम का क्या हो, मूल्यांकन हो। इसलिए क्या किया गया, कहीं न कहीं विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम पर पाठ्येतर गतिविधियों के बीच में अंतर नहीं होगा, इन चीज़ों को रखा गया। और कहीं न कहीं छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए जो है परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जो ये बात का मूल्यांकन करती रहेगी कि कहीं न कहीं छात्रों की प्रगति क्या हो रही है। तो ये अपने आप में नेशनल असेसमेंट जो सेंटर है, ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन और उनके भविष्य से जो भी जुड़े हुए निर्णय हैं, उसमें कहीं ना कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सॉफ्टवेयर का इसमें यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को देखा जाए तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे है, मैथमेटिकल थिंकिंग पे है, और इंक्लूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पे ये चीज़ें फोकस्ड हैं। उच्च शिक्षा नीति से संबंधित भी प्रावधान है, शिक्षा नीति से भी संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ों को कर रखा है। तो भारत सरकार अपने इस माध्यम से, देखिएगा मेरी बात समझिएगा, अपने इस नई एजुकेशन पॉलिसीज जिस पे कल भारत सरकार के मंत्री पोखरियाल निशंक साहब जिस पे बात कर रहे थे, और उन्होंने जिस पे बात करते हुए बड़ी गंभीरता से रखा, जब ये वेबिनार आयोजित था जिसमें चुनौतियों पे और मुद्दों पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चुनौतियों और मुद्दों पर बातचीत थी कि क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, भविष्य का मार्ग और कैसे होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बड़ी दृढ़ता से ये बात रखी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पर आप रुक के अपनी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, और उन निराकरण को अगर पा लिया जाए तो भारत सरकार जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिसोर्स है, जो वो चाहती है ह्यूमन डेवलपमेंट, वो उसको प्राप्त कर सकती है। तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे वहां पर बातचीत, वहां पे उन्होंने कहा कि ये चीजें यहाँ पर संभव हो जाएंगी। तो इस विषय से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो है। हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारी चर्चा करेंगे, मैं इस पे क्वेश्चन आंसर एनालिसिस आपके लिए कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में अभी भी कितने लेवल पे खामियां हैं। जब हम लोग जाएंगे, अपनी क्लासेस करेंगे, जब हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस में आएंगे जहां पर आप लाइव मुझसे सुन सकते हैं, तो हम लोग इस विषय पर जरूर बात करेंगे कि कैसे अभी भी इतना सुधार करने के बाद भी क्या क्या खामियां अभी बची हुई हैं। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और है, जिस टॉपिक को लेते हैं, जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है बायो एनर्जी, कंप्रेस्ड बायो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग कल बातचीत हम लोग थोड़ा सा करते हैं। क्योंकि कल जो है जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, उन्होंने कल जो है वो इस विषय पे बातचीत की, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, उन्होंने कल एक फाउंडेशन स्टोन रखा है बालाकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, जिसमें सीबीजी प्लांट होगा। और वो जो सीबीजी प्लांट है, सीबीजी देखिए, सीएनजी होगा तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, और सीबीजी होगा तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस होगा। तो सीबीजी पे उन्होंने कल जो है कर्नाटका में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा है, ताकि यहाँ से शुरुआत हो सके। अब जरा हम लोग इस विषय पे समझते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, तो अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत हम ढूंढ रहे हैं, उसमें एक बड़ा ये माध्यम है जो कि कहीं ना कहीं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की तरफ भी जा रहा है।
अब जरा हम लोग बायोगैस को समझने का प्रयास करते हैं कि बायोगैस होती क्या है, बायोगैस बनती कैसे है, बायोगैस का क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इस विषय पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। बायोगैस होता क्या है? तो बायोगैस में आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर मैं आपको लिए थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया है जो है, इसमें क्या करेंगे, बायोगैस अब हमको बनाना है तो इस एरिया में हम क्या करेंगे, ये एक टाइट पैक सील्ड है। इसमें हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एनिमल मैन्योर जो भी जो गोबर है, जो कूड़ा करकट है, वो सब जो भी क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉप्स जो बायोडिग्रेडेबल हैं, और सारी क्रॉप्स बायोडिग्रेडेबल होंगी, तो ऐसी क्रॉप्स को हम लोग लेंगे, जैसे मक्का है, ये है, इन सब क्रॉप्स को। और जो हम लोग खाना खाने के बाद जो वेस्टेज होता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ डाल देते हैं, इस बॉक्स में डाल देते हैं। और इस बॉक्स में डालने के बाद अब क्या होगा कि ये बॉक्स में यहाँ पर क्या होगा, इसका सड़ेगा। और सड़ने के बाद इसमें से क्या होती है, इसमें से गैस निकलती है। इसमें हम लोग तमाम तमाम तरह की चीज़ें मिलाते भी हैं, और मिलाकर यहाँ पर जो गैस बनती है, उस गैस को फिर क्या किया जाता है, उस गैस को निकाल कर फिल्टर कर लिया जाता है, वो कर लिया जाता है। वो जो गैस है, दैट गैस इज कॉल्ड एज एन बायोगैस। तो कहीं ना कहीं एनिमल मैन्योर होगा, क्रॉप्स होंगे, फूड वेस्टेज होगा, फूड वेस्टेज में खाद्य संसाधन जो कि खत्म, जो कि आपके उपयोगी नहीं है, और एनिमल मैन्योर है और क्रॉप्स है, इनको हम लोगों ने डाला। एनारोबिक डाइजेस्टर है ये। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका क्या होगा, इनका कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन होगा, इनका किण्वन होगा, और इस किण्वन के बाद क्या होगा, सड़ेगा। और कोई भी चीज़ सड़ती और गलती है तो अपने आप में क्या करती है, गैस निकालती है। ऐसा नहीं सिर्फ एनिमल मैन्योर होगा, क्रॉप्स होगा, फूड वेस्टेज होगा, नालियों और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल हैं, जो ऐसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो डिग्रेडेबल इन नेचर हैं, उनको भी यहाँ पर लाकर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो गैस बनेगी वो बायोगैस होगी, और उस बायोगैस का जो यूटिलाइजेशन है, अब उसमें देखिएगा कई यूटिलाइजेशन है। उससे जो गैस निकलेगी वो बायोगैस होगी, उससे जो फर्टिलाइजर निकलेगा, उससे क्या होगा कि वो सड़ जाएगा, तो वो सड़ के क्या होगा, फर्टिलाइजर बनता है, जिसको हम खेतों में बायोमेन्योर के रूप में, जो अभी एनिमल मैन्योर है वो यहाँ सड़ कर बायोमेन्योर बन जाता है, तो इसको हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो हमारे जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो अमोनियम हो, चाहे वो आप फॉस्फेट को ले लें, चाहे आप पोटेशियम को ले लें, तो आप क्या है, आप उनसे बच सकते हैं, मतलब आपका सेविंग हो सकती है। तो बायोमेन्योर हो गया, तो आप इसको बायोमेन्योर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और इस जो बायोगैस है, इस बायोगैस का यूज आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हैं, आप गैस ग्रिड के लिए कर सकते हैं, आप गाड़ी में उसका बायोगैस को डाल दें, चूंकि वो मिथेन है, और मिथेन अपने आप में एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप उससे आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, आप हीट जनरेट कर सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल यूजफुल है। और जानते हैं कि भारत जो है वो धीरे धीरे किस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो एक तो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है भारत, और दूसरा सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है भारत। तो कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हम देखें तो रीयूज है, रिसाइकिल है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आप एनिमल मेन्योर को यूज कर रहे हैं, तो आप रीयूज कर दिए, फिर उस क्रॉप्स को निकाल, वो जो क्रॉप है उसको आपने रिसाइकलिंग या रीयूज उसकी भी कर दी। तो आप चीजों को कहीं भी वेस्ट नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे एनारोबिक डाइजेस्टर में, इसमें अगर आप आते हैं तो ये जो गैस निकल जाने के बाद चीजें बचती हैं, उसका भी आपने क्या कर दिया, उसका भी आपने रीयूज कर दिया, कि आपने उसको खेतों में डाल दिया, तो खेतों से क्या होगा कि खेतों की उत्पादकता में सुधार होगा। तो ये कुल मिलाकर जो है, मैंने आपको ये क्लियर किया कि ये होता क्या है, कैसे बनता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका ये बता भी देता हूँ। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ आप डालते हैं, चाहे उसमें एनिमल का मैन्योर हो, चाहे फूड क्रॉप्स हो, और चाहे जो आपने फूड हैबिट्स में जो आपने छोड़ दिया था, उन सभी चीजों को लेके हम उसमें क्या करते हैं, एन एरोबिकली, मतलब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम उसका किण्वन होने देते हैं। और उसमें क्या है, उसमें जब हम डालते हैं कच्चे माल के रूप में, तो कृषि अपशिष्ट भी हो सकता है, नगर पालिका अपशिष्ट भी हो सकता है, सीवेज का जो सीवेज का कचरा है वो भी डाला जा सकता है, हरा कचरा डाला जा सकता है। तो वो चीज़ें हैं। अपने आप में देखा जाए तो ये एक ऐसा सोर्स है, रिन्यूएबल है, एनर्जी सोर्स इन इंडिया है, और इसको गोबर गैस भी कहा जाता है, इसको गोबर गैस भी, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। अगर इसके कंटेंट को देखें तो देखिए, अगर आप सीपीएफ दे रहे होंगे, सीडीएस दे रहे होंगे, आप एनडीए दे रहे होंगे, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के और एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो वहाँ पर अक्सर आपको इस तरह का, और पीसीएस में भी आपको अक्सर जो है, और बाकी और एग्जाम हैं जो एसएससी और सारी चीज़ें,
वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें कंपोजिशन ऑफ बायोगैसेस मिल जाएगा। CH4 का मामला सबसे ज़्यादा आता है, 50 से 75% होता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि प्रतिशतता में कितना है, तो 50 से 75% के आसपास आप जा सकते हैं कि प्रतिशतता में जो है ये सबसे ज़्यादा है, 50 to 75% है। आप टिपिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैसेस में जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पे जाएं तो 25 से 50% के आसपास है, 25 to 50% है। नाइट्रोजन में जाएं तो नाइट्रोजन भी इसका तत्व होता है, 0 से 10% में है। हाइड्रोजन 0 से 1% में है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0 से 3% में है। ऑक्सीजन जो है वो 0 है, कहीं कहीं ऑक्सीजन भी लिखा रहता है, लेकिन जो मेन कंपाउंड्स हैं बायोगैस के उसमें आपको याद रखना होगा कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक बड़े तत्व हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकलती है। ठीक है, तो ये है। और कुछ लोग बात करते हैं कि जो H2S है उसको निकालिए और ऑक्सीजन से मिला के उसको H2SO4 बना दीजिए। तो ये भी चीज़ें बायोगैस में बातचीत चल रही है। अब देखिएगा, चूंकि भारत सरकार क्या चाह रही है, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिस प्रोग्राम का नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप उन चीज़ों को फाइंड आउट करिए जिससे आप जो है आने वाले कल में जो परिवहन के साधनों हैं उसको एफोर्ड कर सकें और सब तक पहुंचा सकें। देखिए, गाड़ी खरीद लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गाड़ी में जब आप पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80 रुपये 85 रुपये चल रहा है। अगर वो मान लीजिए, चूंकि आपके पास तो है नहीं, आपके पास है नहीं, आप बाहर से मंगाते हैं, आप उसको क्या करते हैं, आप अपने यहाँ मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ महंगा हो रहा है तो आपको भी महंगा बेचना पड़ेगा और यूज़ करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार चाह रही है कि 2018 में वो भारत सरकार का ये है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए शुरू किया गया है कि निर्भरता को कम करिए। निर्भरता कैसे कम होगी, जब आप अल्टरनेटिव अफोर्डेबल सिस्टम आप अपने यहाँ बना सकें। और कहीं ना कहीं जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि अगर आप पूरे भारत को देखने की कोशिश करें तो भारत एक अपने आप में एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में तमाम क्षेत्रों में चूंकि कृषि के साथ साथ पशुधन एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ में अगर आप देखा जाए तो पशुओं का भी एक्टिविटीज़ की जाती है। तो भारत में कम से कम आपको गोबर की कमी नहीं होगी, भारत में आपको कूड़े की कमी नहीं होगी जो बायोडिग्रेडेबल है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है तो ऐसे खरपतवारों की कमी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हम रीयूज करके रिसाइकिल करके हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में होगा। और वो हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि अगर इस तरह से मान लीजिए गांव गांव पे ही आपने बना दिया कि गांव पे बना दिया, और गांव पे या आपने पर्सनली लोगों को बना के आपने भारत सरकार ने सब्सिडी के द्वारा उनको दे रखा है, तो जिससे कम से कम वो अपने घर में जो है पूरी तरह से जो यूज कर रहे हैं, जो अभी जो यूज कर रहे हैं सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उस सिलेंडर की जगह वो बायोगैस खाना बनाने में हीट, चूंकि वो आप लोगों ने देखा कि हीट जनरेट करता है, तो हीट जब जनरेट करता है तो उस हीट को यूज अपने खाना बनाने या फूड कुकिंग के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको 2018 में शुरू किया और अल्टरनेटिव सोर्स पे बात की। और वो अल्टरनेटिव सोर्स कैसा होना चाहिए, क्लीन फ्यूल होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो आ रही है CBG की, कॉम्प्रेस्ड बायो नेचुरल गैस की बात आ रही है। और इसमें क्या है कि जो कचरे गड्ढे में जमा किए जाते हैं उनके उत्सर्जन से जो गैस निकलती है या जो कृषि ठूंठ जलाई जाती है इनसे जो निकलती है, तो इससे कुल मिलाकर पर्यावरण को नुकसान ही होता है। समझिएगा, आपने क्या किया, जो कचरा है, जो नाली है, सीवर लाइन है, उसमें से जितनी गैस है, तो आपने कचरा निकाल कर क्या किया, उसको फिल्टर करके तुरंत आपने उसमें पहुंचा दिया। तो इससे आपको वो जो मिक्सिंग ऑफ मीथेन है वहां हो रही है, वो मिक्सिंग ऑफ मीथेन आपको यूटिलाइजिंग ऑफ मीथेन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इनके प्रयोग को बढ़ावा देने पर जो सबसे बड़ी बात है वो जो तेल और गैस पर जो हमारी निर्भरता अभी अन्य देशों पे बनी हुई है और जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकती है हम पर, तो वो कम होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए तक के आसपास का खर्च आप खाली तेल गैस को जो आयात करने में खर्चा करते हैं, वो आपको खर्चा जो है वो वर्तमान की तुलना में बहुत कम हो जाएगा अगर आप बायोगैस के लाभ को समझ सकते हैं कि बायोगैस का लाभ आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखें कि जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का जो ये लाभ है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये किसानों को भी, अगर आपके पास बायोगैस है और इस बायोगैस से, अगर आपने देखा कि हम लोगों ने कहा था ग्रिड बनाने के लिए, तो आपने क्या कर दिया कि गांव गांव से आपने इकट्ठा कर लिया, गांव गांव से आपने पाइपलाइन हुई और उस पाइपलाइन में जितना मेजरमेंट वो दे रहे हैं मीथेन उसको आपने उनको पे कर दिया और इस तरह से आपने एक ग्रिड बना रखी है।
और हर जिले में ये ग्रिड है तो इससे लाभ भी होगा। तो किसानों को प्रारंभिक लेवल पे लाभ होगा, तो चूंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, तो उसमें एक बड़ा फायदा हम इस तरह से पहुंचा सकते हैं कि उनको प्रोडक्टिव रेंज में लेते हैं कि वो बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इनसे कृषि के अतिरिक्त की कमाई होगी और जो कि किसानों की आय को दोगुना करने में होगा। दूसरा अगर लाभ देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लाभ है। कहीं कहीं जो अपशिष्ट हैं उनका आपने मैनेज किया और उस मैनेज से आपने अपने जो है रिसाइकिल किया, रीयूज किया और उससे बेहतरीन चीजें आपने निकाली, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। और पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं आप, रिड्यूस कर रहे हैं, कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस हैं प्राइस ऑफ क्रूड में, उस पर आपकी निर्भरता बहुत ज़्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्या इसका नाम है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर उद्यमिता को क्या कर रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला ये एक बड़ा क्षेत्र है। इस पे भारत सरकार गंभीर है और भारत सरकार इस पर काम भी करना चाह रही है। देखिए, इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ रहे होंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लेकिन मेरे न रहने के बावजूद यह चीज़ें आप तक पहुंचे। और जहां पर प्रॉब्लम हो सकता है बायोगैस को समझने में। देखिए, बायोगैस में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, चाहे वो गैस के कम्बिनेशन को लेके हो, चाहे CH4 को लेके हो, चाहे वो नाइट्रोजन को लेके हो, चाहे वो हाइड्रोजन को लेके हो, चाहे वो H2S को लेके हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हो, तो उन चीज़ों पे मैंने आपको क्या कर दिया, उन चीज़ों पे मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि ये चीज़ें हैं। कैसे ये है, कैसे ये होता है, एनारोबिक डिजास्टर होता है। इस पे बहुत टेक्निकल चीज़ों में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कैसे ये चीज़ों को यूज़ करता है और कैसे यूज़ करके बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे मीथेन गैस को बनाता है। और इस जो बायोमीथेन जो बनता है उसका यूटिलाइजेशन आप किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। मतलब बायोगैस जो जिसमें मीथेन का परसेंट जो है 55% के आसपास है, वो आप इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं, गाड़ी के फ्यूल में कर सकते हैं, आप हीट में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी, व्हाट इज़ बायोगैस और ये सारी चीज़ें। और इस पर कल कहीं ना कहीं जो है हमारे मंत्री साहब जो है वो इस पर बात कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस अल्टरनेटिव सोर्स और इस रिन्यूएबल सोर्स और इस क्लीन एनर्जी से भारत सरकार का कैसे इकोनॉमिक्स सुधार हो सकता है, उन चीज़ों पर बल दिया। देखिए, कोविड-19 के आने के कारण वैसे ही भारत सरकार की स्थितियां, चूंकि सामाजिक योजनाओं में भारत सरकार का पैसा लंबा खर्चा हुआ है, तो भारत सरकार उसके लिए चाहती है कि जो उसके भारत सरकार के वह व्यय जो कि मतलब फालतू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह व्यय जो कहीं ना कहीं जा रहा है, उस व्यय को कम किया जाए। और उस व्यय को कम करने में इसका योगदान हम कर सकते हैं, इसकी बात हम वहां पर कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर बात हो गई इस पे। ये तीसरा टॉपिक हम लोग का यहाँ पर पूरा होता है। चौथे टॉपिक पे अगर हम चलते हैं तो कल श्री प्रकाश जावड़ेकर पे कल हम लोगों ने बात की थी कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कल फिनलैंड पे भी बातचीत किए थे हम लोग, जो है उस ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था कुछ फिनलैंड पे। आज प्रकाश जावड़ेकर साहब को अगर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय पर्यावरण, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु के परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का कल शुभारंभ किया। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जो इंडियन क्लाइमेट चेंज जो नॉलेज पोर्टल है, इस नॉलेज पोर्टल पे कल इन्होंने इस पे ये पोर्टल लॉन्च किया। और ये जो पोर्टल है, नॉलेज जो पोर्टल है, ये अपने आप में एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा, जहां पर सिंगल पॉइंट में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के बारे में। देखिए, इसका सबसे बेहतरीन यूज तो यूपीएससी के स्टूडेंट कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आप इस पोर्टल पे चले गए, इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल पे चले गए और यहां से आपने वो पॉइंट्स को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एफर्ट्स है, किसके लिए एफर्ट है, टू टैकल डाउन द प्रॉब्लम ऑफ एन क्लाइमेट चेंज, टू टैकल डाउन द प्रॉब्लम ऑफ एन ग्लोबल चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफर्ट आपको एक जगह मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उपयोगी तो आपके लिए है, जो मैंने आपको बता दिया। चूंकि देखिए, एज ए टीचर मेरी भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी,
तो मैं नो डाउटली इस पोर्टल पे ज़रूर जाऊंगा और इस पढ़ाने के दौरान मैं इस पोर्टल से अपडेट अपने आप को ज़रूर करूंगा। कल जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, उन्होंने इस पोर्टल का उद्घाटन किया और इस पोर्टल को उद्घाटन करने के क्रम में इन्होंने कल बात की कि एक पोर्टल होगा और इस पोर्टल पे जो सबसे बड़ी बात है कि सारे मंत्रालय, चाहे वो स्टील मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे सार्वजनिक खाद्य मंत्रालय हो, उपभोक्ता मंत्रालय हो, इस तरह से जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार में, उन सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से जो है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मंत्रालय है, तो इन सारे मंत्रालयों का वह पहल देखी जाएगी। वह पहल आप वहां पे मेंशन करिए कि आपने क्लाइमेट चेंज को बचाए रखने के लिए और क्लाइमेट चेंज में आप क्या योगदान कर रहे हैं। तो जलवायु संबंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ता इनका क्या कर सके, इन स्थितियों का लाभ उठा सके। और सबसे बड़ा लाभ तो एज ए टीचर मैं उठाऊंगा और एज ए छात्र आपको भी उठाना चाहिए। ये जो पोर्टल है उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि कहीं न कहीं ये अनुकूलन पे ध्यान देगा कि हम लोगों ने कैसे मंत्रालय ने अनुकूलित किया है अपने आप को, और कैसे शमन, मिटिगेशन का मतलब होता है कि उन सभी चीज़ों को कम करना या खत्म करना जिनकी वजह से समस्याएं हैं, मिटिगेशन। तो पोर्टल इंडिकेट करेगा सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज का मतलब है कि मान लीजिए आयरन सेक्टर में देख सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देख सकते हैं आप, जो है एनवायरमेंट सेक्टर में देख सकते हैं। इन सभी सेक्टर वाइज में वो वेरियस मिनिस्ट्रीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपडेट करके एक जगह इन्फॉर्मेशन देगा, कार्यान्वयन करने का वो करेगा। जो नॉलेज पोर्टल है वो नागरिकों के बीच सबसे बड़ी बात है कि जो भारत सरकार के, भारत के लोग हैं, जो वी पीपल ऑफ द इंडिया जो हैं, वो कहीं न कहीं सरकार द्वारा जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को संबोधित करने के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठाए जाने वाले सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने में मदद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो पोर्टल है वो नॉलेज पोर्टल है, वो अवेयरनेस पोर्टल है। और ऐसे में भारत सरकार के सभी कदम को भारत सरकार इस पोर्टल के माध्यम से जस्टिफाई भी करेगी और रखेगी भी लोगों पे, ताकि लोगों को इस बात का अंदाजा लग सके कि भारत सरकार कितनी संवेदनशील है, किस विषय पे, इस पोर्टल के विषय पे भारत सरकार की संवेदनशीलता जो है वो रखी जाएगी। तो ये है की पॉइंट्स उसका। सबसे बड़ी बात है कि इस नॉलेज पोर्टल में जो प्रमुख घटक होंगे उन घटकों में जलवायु प्रोफाइल, क्लाइमेट प्रोफाइल ऑफ एन इंडिया, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क पे भी है, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो भारत के एनडीसी लक्ष्य हैं इसके लिए भारत सरकार क्या क्या काम की है, जलवायु प्रोफाइल पे भारत, क्लाइमेट प्रोफाइल ऑफ इंडिया पे क्या कर रही है, पॉलिसीज के आधार पे क्या कर रही है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, जो राष्ट्र कितनी अपना योगदान देगा, भारत जैसा राष्ट्र उस पे है। अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों पे भी बातचीत की जा रही है कि अनुकूलन का मामला कितना है, कैसे है। वहीं पे समन संबंधी कार्रवाइयों पर भी है कि समन संबंधी क्या है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी है, इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग्स पे भी है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता पे और रिपोर्ट का और प्रकाशन है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन पोर्टल का ये प्रमुख घटक हैं। ये पोर्टल के ये प्रमुख घटक ये सारी चीज़ें हैं। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। इस नॉलेज पोर्टल के ये सारे घटक, सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पे बात, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पोर्टल का सबसे बेस्ट यूज ये हो सकता है कि ये अपने आप में एक सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब है कि भारत सरकार का सबसे बड़ी ये एक पहल होगी और ये अपने आप में एक अनूठी पहल भी होगी। अनूठी पहल इसलिए होगी ताकि जनता को भी जानकारी है, सरकार को भी जानकारी है, और सरकार इस पोर्टल के माध्यम से ये देख सकती है कि जो विभिन्न राज्य हैं वो विभिन्न राज्य जो है वो विभिन्न राज्य कैसे, विभिन्न राज्य नहीं, विभिन्न मंत्रालय कैसे इन कार्यों को कर रहे हैं। और इस पोर्टल का सबसे बड़ा बात है कि इसमें 8 जो प्रमुख घटक हैं उन घटकों के माध्यम से भारत सरकार अपनी संवेदनशीलता जाहिर कर रही है कि वो जलवायु परिवर्तन को कितना आसानी से चीजें कर सकते हैं। देखिए इन सब चीजों का आंसर में जब आप मेंस को आंसर लिखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपकी, ये सारी चीजें जो है वो एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप लिख सकते हैं कि इस तरह के नॉलेज पोर्टल को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। या आप और भी बहुत सारी चीज़ों में जब क्रिटिकल डायमेंशन पे बात हो कि भारत सरकार की जो नीति है वो नीति इतनी अच्छी नहीं है जलवायु परिवर्तन को लेकर जितनी होनी चाहिए थी, तो आप उस नीति का अगर क्रिटिकल एनालिसिस कहा तो आप उसमें भी जा सकते हैं कि नहीं, भारत सरकार जो है काफ़ी संवेदनशील है। और वो संवेदनशीलता भारत के निम्न कार्यों से दिखती है जिसमें भारत सरकार ने एक, आप कारण लिख सकते हैं कि एक पोर्टल की रचना की, जिस पोर्टल में विभिन्न
मंत्रालयों के द्वारा। तो अब क्या है कि विभिन्न मंत्रालय की अगर बात आएगी तो चीज़ें और अच्छी होंगी। तो ये कुल मिलाकर आज का जो एपिसोड है यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिन इन्फॉर्मेशंस को मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूं तो मेरा मुकुल देव यूपीएससी /यूपीपीएससी है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। आप मुझको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको होगा कि आपको सोसाइटी की जो मेरी ऐप की क्लासेस हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। उपलब्ध होने का मतलब आपको आसानी से मिल जाएंगी कि कैसे ये किया जाता है। दूसरा, सोसाइटी की ऐप के बाद जो मेरी एमसीक्यूज़ की क्लासेस हैं उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जो मेरे टाइमिंग्स अभी क्या हैं, थोड़ा सा चूंकि समस्या है जिसकी वजह से प्रीमियर क्लासेस आपको मिल पा रही हैं, तो वो समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आप सभी लोग इन चीज़ों को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए करिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ने का तरीका मैं डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको पढ़ना कैसे है, किन तरीकों के माध्यम से आपको होकर जाना है जिससे आपको लाभ मिल सके। तो उस लाभ के लिए आपको जो है तरीका ही यही है कि कोई देश हो तो उस देश की लगभग लगभग चीज़ों की आपकी जानकारी हो। जैसे आप आज आपने गल्फ ऑफ टोंकिंग देख लिया, आपने आज आप हो चिन मिन सिटी देख लिया, आपने आज जो है पूरा का पूरा इंडो पेनिनसुला को समझा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका नॉलेज का लेवल क्या होता है, इंप्रूव होता जाता है। तो ये चीज़ें हैं पढ़ने का तरीका। आप मुझको ऐप की दुनिया में दिनेश सिंह के नाम से जान सकते हैं। दिनेश सिंह मेरा नाम है वहाँ पे। और यहाँ पर जो है वो मुकुल देव है कोड पे। आप मुकुल देव, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे पीआईबी पे, तो पीआईबी पे मुकुल देव के नाम से मैं जाना जाता हूँ। आप मुझे, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने मेरे छात्र हैं, वो तो मुझे जानते ही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं मुझको इस चैनल पे। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। देखिए जिन लोगों को जुड़ना है वो मुझसे प्लस के क्लासेस पे और आइकॉनिक कोर्सेज पे, मैं उन लोग जरूर एडमिशन लें। मेरा कोड यूज़ करें मुकुल देव, और इससे उनको 10% का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, और जिससे वो अपनी सुविधाएं और तैयारियां कर सकते हैं। लगातार यूट्यूब से चीज़ें, यूट्यूब में चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। जब मैं इस पे बात करूंगा तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे बात करूंगा, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स एक साथ सारे एफर्ट्स वहां लूंगा। तो वो क्या होगा, वो बिखरा हुआ नॉलेज नहीं होगा। तो बिखरे हुए नॉलेज को, स्कैटर्ड नॉलेज को गेन करने से थोड़ा सा बेहतर है कि आप यहाँ से अपने सेंस को डेवलप करें और आप प्लस और आइकॉनिक कोर्सेस में जाएं। और मुझे ज़रूर आप लिखें कि सर हम आपका कोड ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, मुझको मेरी जानकारी मुझ तक पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को। मिलेंगे कल एक नए न्यूज़ के साथ। और पीआईबी की अभी ये क्लासेस लगातार इसी तरह प्रीमियर होती रहेंगे। 1-2 तारीख के बाद मुझे लगता है कि मैं फिर से लाइव आपके सामने आ पाऊंगा। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा, और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का धन्यवाद।